नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे करंट मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे एमीटर बोलेंगे। दूसरा होता है आपका वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है, एक होता है जो सिर्फ हमें बताता है कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इंस्ट्रूमेंट वी कॉल गैल्वेनोमीटर। ओके, and then we'll talk about meter bridge, which is used for finding unknown resistances. There is one more which is used for to find unknown resistance, post office box. Okay, and then we talk about potentiometer. तो ये है अपने इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी हमें बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे सिंपल, द गैल्वेनोमीटर। ओके, इसे कॉइल भी बोला जाता है, सिंपली कॉइल। तो इसके बारे में लिख लीजिए इसका काम क्या है, और आप सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें लिखिए इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू find a direction or detect current in any branch of electric circuit, ओके। सो इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए आप। बेसिकली मैग्नेट्स होते हैं, ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां पे एक रिंग टाइप अरेंजमेंट रहता है जिसमें कि कॉइल्स बाइंड रहते हैं। मैं आपको इसका एग्जैक्ट वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेटिज्म में समझाऊंगा। ठीक है, यहां फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लो कि ऐसा स्फीयर टाइप का है ये। ठीक है, टेक इट एज ए हॉलो स्फीयर जिसके ऊपर हमने कुछ वायर्स बाइंड कर दिए अंदर से भी, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, और इसके सेंटर से एक नीडल रहता है और यहाँ पे एक डायल रहता है। ओके, और जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपका 0। ओके, एक साइड हम प्लस लिखते हैं, एक साइड हम माइनस लिखते हैं। सो जस्ट द लेफ्ट एंड राइट, नथिंग एल्स। ओके, सो ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब समझिए ये काम कैसे करता है। तो ये जो हमने कॉइल्स बनाए हैं, आप समझ पा रहे हैं, जैसे क्रिकेट में जो सीम होती है बॉल के ऊपर, ठीक है, कुछ वैसा ही। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वायर का, एंड पॉइंट। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आई जा रहा है तो यहाँ से वही आई करंट वापस आ जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं जिन्हें आप कनेक्ट करते हो अपने सर्किट में। ऑलराइट, सो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल हम रखते हैं, ये जो मैग्नेट्स आप देख पा रहे हैं ये क्या किस लिए रखी गई हैं, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये आपके जो मोटर्स हैं, फैन में जो मोटर रहता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो हम बात करेंगे इसकी डिटेल में मैग्नेटिज्म चैप्टर में। फिलहाल आप लिख लीजिए डायग्राम बना के इसका वर्किंग प्रिंसिपल। लिखिए, a current carrying coil experience torque in magnetic field, and that torque is proportional to the current and sense of torque depends on direction of current. Sense of torque कि वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा या क्लॉकवाइज लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। तो आप समझ लीजिए ये आपकी कॉइल है, इस मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें करंट आता है इसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से ये नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट। टू काउंटर बैलेंस
यानी जब करंट बंद हो जाए तब ये वापस इस लोकेशन पर लौट के आ जाए, तो यहाँ पे हम एक कॉइल स्प्रिंग यूज कर लेते हैं। तो ये जो मैं ब्लू ब्लू दिखा रहा हूँ, इट्स योर कॉइल स्प्रिंग। तो टॉर्क की वजह से ये ऐसा होता है, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जैसे ही करंट बंद हो जाएगा स्प्रिंग उसे वापस पीछे ले आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये टॉर्क फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड वो काउंटर बैलेंस करता है कौन? द टॉर्क ऑफ द कॉइल स्प्रिंग। आपको कॉइल स्प्रिंग में समझाया था K इज टॉर्शनल कांस्टेंट एंड थीटा इज द एंगल रोटेटेड, तो ये बैलेंस करते हैं K थीटा। सो आप मान सकते हैं यहाँ पे दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K थीटा, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट देयर। सो आप बोल सकते हैं कि आपका जो थीटा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? करंट के, है ना। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जितना ज्यादा करंट अपन फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट। और सपोज एक सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो करंट यहां से एंटर कर रहा है, से मान लीजिए ए है, ये बी है, सिर्फ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम ए एंड लीविंग फ्रॉम बी एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो अगर आप करंट बी से एंटर कराओगे, ए से लीव कराओगे, तो फिर ये किधर डिफ्लेक्ट होने लगेगा? लेफ्ट में, क्योंकि सेंस ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। ओके, बस इतना ही समझ लो फिलहाल, डिटेल आपको मैग्नेटिज्म में समझ जाएगा। अब हम करते क्या है, हम आई मेजर नहीं करते, हम मेजर क्या करते हैं? थीटा, ठीक है। और थीटा की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं? करंट, बाय मेथड कॉल्ड कैलिब्रेशन। मैं आपको थर्मोमेट्री में समझाया भी था कैलिब्रेशन क्या है। तो हम एक नोन अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम K निकाल लेते हैं, और फिर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम क्या निकाल सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, वेल, अब इसे सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर्किट सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस, वी यूज अ सर्कल एंड उसके अंदर हम G लिख देते हैं एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका करंट यहीं से इनपुट होना चाहिए, यहीं से आउटपुट होना चाहिए, किसी भी साइड से करंट आ सकता है, दूसरी साइड से जा सकता है। तो यहाँ पोलैरिटीज मेंशन नहीं होती कि हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल आपको कहाँ कनेक्ट करना है। सो बोथ वेज आप किधर से भी हाई कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल। ओके, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। अब आपको पता है कि ये जो आप वायर यूज कर रहे हैं, इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, दो वी यूज वेरी कंडक्टिंग लाइक कॉपर हम यूज करते हैं, ठीक है, पर कॉपर का भी कम होता है रेजिस्टेंस, कुछ तो होता है ना, तो उसे हम यहाँ पे RG से लिखेंगे। RG मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। आपको कुछ कुछ बुक्स में ये RC भी दिख जाएगा, इसे सिर्फ कॉइल भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड IG I am writing maximum, or I say current corresponding to maximum deflection in coil, इसे IC से भी लिखते हैं। तो आप इसमें करंट बढ़ाते जाएंगे, डिफ्लेक्ट होता जाएगा, ये इसका एक लिमिट रहेगा यस डिफ्लेक्ट होने का। तो ये किस पर्टिकुलर करंट पे पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूं यहाँ पे? IG से, G फॉर करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल। ओके, अच्छा, क्या जरूरी है कि आप हमेशा मैक्सिमम करंट ही सेंड कराएं इसमें? तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ ये हो गई आपकी कॉइल, और इसका काम क्या है? टू find out whether there is a current in a particular branch or not। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि एमीटर क्या होता है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। सो एमीटर का काम क्या है? टू मेजर, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो यहां पे हम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट इन एनी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, it should be connected in series to the element through which
to the element through which we want to measure the current. ओके अब एमीटर आपको बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखता है. ओके there are stoppers. It starts from some value, say this is 0, then you have 0.1, 0.2 and so on. These value written in amperes. ठीक है, और ये सपोज आपका नीडल है. इंटरनल अरेंजमेंट की बात अपन बाद में करेंगे. सो व्हाट हैपेंस जब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो नीडल इस स्टॉपर पर रहता है. दिस स्टॉपर इज लाइक दिस. ठीक है, यहाँ रहता है और आप करंट सेंड करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्ट होता है. ऑलराइट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें यह है कि नीडल जो है वो एक ही सेंस में रोटेशन अलाउड है उसका. तो फिर यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि करंट कहाँ से एंटर करे और कहाँ से लीव करे. तो उसके लिए इसके जो टर्मिनल्स होते हैं उन पे क्लियरली लिखा होता है प्लस एंड माइनस. प्लस फॉर हाई पोटेंशियल, टर्मिनल, and here it is for low potential terminal. तो आप बिल्कुल फील करते जाए कि आपको अगर ये मिल जाए तो आप क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे सर्किट में कनेक्ट करने से पहले. तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आप समझते जाइए. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और इसमें मेन डिफरेंस क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड रोटेशन अलाउड था, वो करंट की डायरेक्शन सेंस कर सकता था. ये यूनिडायरेक्शनल करंट को ही सेंस कर सकता है, मतलब मेजर कर सकता है. तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए रेजिस्टेंस और ये एक बैटरी. ठीक है, और मुझे जानना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है. एक तो होता है कैलकुलेट करना. कैलकुलेट तो कैसे कर सकते हो आप? रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वोल्टेज पता है, तो ओम्स लॉ लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा होता है मेजर करना. तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल कनेक्ट दिस एमीटर इन सीरीज टू द एलिमेंट, जिससे आपको करंट निकालना है. पर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ऑलरेडी देखना है कि बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल. तो एमीटर पे भी प्लस माइनस लिखा होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमीटर का हाई पोटेंशियल बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो, लो पोटेंशियल बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो, तभी ये रीडिंग दे पाएगा, अदरवाइज रीडिंग नहीं देगा. ऑलराइट, द फर्स्ट डिफरेंस. ओके, तो ये बात आप अच्छे से लिख लें कि दैट प्लस एंड माइनस साइंस आर मार्क्ड. Plus and minus signs are marked on the terminal of an ammeter. ब्रैकेट में unlike galvanometer को आप किधर से भी कनेक्ट कर सकते थे. उधर लिख लीजिए positive should be connected to high potential point and negative to low potential point. अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि ये एमीटर बनता कैसे. ठीक है, सो एमीटर कुछ अलग नहीं है. एमीटर गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करके बनाया जाता है. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर हियर. So an ammeter consists of a galvanometer. Okay? अब ध्यान से सुनना, इधर पूरा ध्यान इधर सबका. गैल्वेनोमीटर की एक मैक्सिमम सेफ करंट रहता है, जो मैंने आपको बताया था, करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर अलोन. आपने उससे ज्यादा करंट उसमें सेंड कर दिया तो उसके कॉइल बर्न हो सकते हैं. ऑलराइट, सो गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी आपके पास लिमिटेशन है कि इसका ये जो IG है, इट इज द मैक्सिमम सेफ करंट. ओके, तो अब क्या हो जाएगा भाई, अगर मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही उठा लिया और गैल्वेनोमीटर पे ही मार्किंग्स बना दिए भाई, ये इतना एम्पियर, ये एम्पियर, तो उधर से भी वैल्यू तो मिल जाएगी ना, बिल्कुल मिल जाएगी. पर सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटे करंट्स ही मेजर कर पाएंगे हम वहां से. ऑलराइट, तो उससे मॉडिफाई कैसे किया गया? उसे मॉडिफाई किया गया कि हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. मान लीजिए रेजिस्टेंस S है,
और इस S को बहुत छोटा रखा। बहुत छोटा रखने से क्या फायदा हो गया, इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, पहली बात तो ये डिक्रीज हो गया। अभी हम बात करेंगे क्यों जरूरी है ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना। दूसरी बात, मान लीजिए ये किसी ब्रांच में कनेक्टेड है सर्किट के, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। अगर ये ना होता, मैंने अगर पैरेलल में कुछ कनेक्ट नहीं किया होता, तो ये I सारा का सारा किससे जाता, गैल्वेनोमीटर से। और मैं बता चुका हूं आपको, गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा करंट सस्टेन नहीं कर सकता, सेफ नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यू वांट टू डिवाइड द करंट, और करंट डिवाइडर सर्किट कौन सा होता है, पैरेलल। तो आप क्या करोगे, एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे इस कॉइल के। यानी मैं बोलूंगा S is very small रेजिस्टेंस। ठीक है, तो S जो है वो आपका RG से भी काफी कम रहेगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, I का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस में से चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से, और बहुत कम पार्ट है जो किस में से जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से। यस, बहुत कम पार्ट है जो कि गैल्वेनोमीटर में से जाएगा। एक काम कर लीजिए, आप पुरानी वैल्यू को इसे I0G लिख लीजिए। ठीक है, इससे पहले भी जो मैंने आपको IG लिखवाया, मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो उधर भी आप I0G लिख लीजिए। IG मान लेते हैं अपन कोई भी जनरल करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब देखिए यहाँ पे आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा इधर, वो किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा, I के या IG के, IG के प्रोपोर्शनल मिलेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो इधर होने वाला है ना। तो अब हमें पता है पैरेलल में करंट डिवाइड कैसे होता है, तो आपको पता है कि जो IG है डिवाइडेड बाय IS है, वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के। तो वो कितना आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ S डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल विच इज RG, इस तरीके से। और आपको ये भी पता है कि आपका जो I है वो किस किस के इक्वल है, IG प्लस IS। यस, तो क्या आप यहाँ पे IG की वैल्यू I के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं IG विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाय S प्लस RG इंटू I। तो आप I को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं S प्लस RG डिवाइडेड बाय S इंटू IG। इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला याद रख लीजिए ऑफ योर कन्वीनियंस, कुछ भी याद रख लो, जैसे मैं इसे याद रखता हूं। ठीक है, पैरेलल में ये भी चलेगा। अब आप देख लीजिए, यू नो इट दैट IG इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, एंड I इज प्रोपोर्शनल टू IG, है कि नहीं, क्योंकि एक गिवन सेटअप के लिए आपके जो रेजिस्टेंसेस है वो फिक्स रहेंगे, S एंड RG। सो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका ये जो करंट I है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के। यस, सो हम यही तो चाह रहे थे कि वी वांटेड टू मेजर करंट इन से सम एम्पियर्स, मान लीजिए I0G इन मिली एम्पियर्स। तो आपने एक मिली एम्पियर वाले गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आपने एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर कर लिया। ठीक है, तो दिस एंटायर यूनिट यू कॉल एमीटर। ये जो एंटायर यूनिट आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं अपन, एमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने डायल बनाया हुआ है ये पूरा एंटायर सेटअप है। यहाँ पे सर्किट सिंबल क्या रहेगा एमीटर का, ये जस्ट मेंशन A। ऑलराइट, वेल, अब ये जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस S, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये S क्या कहलाता है, शंट रेजिस्टेंस। अब कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको बोला जाएगा कि सम रेजिस्टेंस इज शंटेड विथ सम अनदर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या रहेगा कि उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो बहुत छोटा सा है। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस, कभी भी ये टर्म आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। डू मेंशन, ठीक है, आप ये स्टेटमेंट के जैसा भी लिख सकते हैं, से इफ एनी एलिमेंट इज शंटेड with a resistance means
means we have connected a small resistance in parallel to the element. We have connected a small resistance in parallel to the element. Okay. अब आपको याद क्या क्या रखना है इसमें एमीटर वाले पार्ट में? आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से याद रखिए IG क्या है आपका? करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन I is current flowing through एमीटर. ओके, एमीटर ये एंटायर यूनिट है, तो I जो है वो करंट इस एंटायर यूनिट में से फ्लो हो रहा है, तो I is, do mention there, I is current flowing from emitter. Here this is current I and IG क्या हो गया आपके पास? करंट फ्लोइंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर और कॉइल. Now, what is resistance of an emitter? So emitter यूनिट का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर कितना आ गया आपके पास? RA. पैरेलल में है तो आ जाएगा RGS डिवाइडेड बाय RG प्लस S एंड RA will be less than RG and RA will be less than S. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज क्या होता है? लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. ओके, वेल अब कुछ बात कर लेते हैं हम यहाँ पे. लाइक एक एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रखना चाहिए हमें आइडियली? क्या मुझे एमीटर में रेजिस्टेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो आप एमीटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी सर्किट के? सीरीज में. यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग हियर. इससे पहले आप वर्ड्स में भी ये बात लिख लें एमीटर कैसे बनाया जाता है. तो एमीटर कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ब्रैकेट में आप कॉइल लिख दीजिए, गैल्वेनोमीटर with a very small resistance called shunt resistance connected to it in parallel. Now see here, पूरा ध्यान इधर. Let us consider a circuit consisting of this. Okay, now I want to measure current flowing through the load resistance. This is my load resistance. ये आपका एक सर्किट है. हमारा एम क्या है? इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करना. एंड कौन सा मेजरमेंट आप सही मानेंगे? जो मुझे एक्चुअल वैल्यू बता दे, है ना. ओम्स लॉ जितना बोल रहे हो यहाँ पे भाई इतना करंट आना चाहिए, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट भी उतना करंट बता दे मुझे. एग्जैक्टली. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ करंट हियर बाय ओम्स लॉ, और यू से द एक्चुअल करंट. So let me write the actual current flowing here is I naught. So I will write I naught as E divided by R plus R. You understand this? Yes? So current flowing through the load in reality is E divided by R plus R. Now let us try to find the measured value of current. उसके लिए मैं क्या करूँगा? I will connect an emitter in series to this load resistance to know how much is current flowing in this circuit. अब हम measure कर रहे हैं. Okay? तो I is my measured value. So here I is measured value. Okay? और इसे मैं बोलूंगा true value. Alright? अब देखिए यहाँ पे ये एमीटर का भी तो अपना कुछ रेजिस्टेंस है. यस, आफ्टर ऑल एमीटर क्या है? वायर्स का कॉम्बिनेशन है. आपने वायर सीधा ले जाने की बजाय ऐसे लूप कर दिया, अंदर मैग्नेट्स लगा दिया, एंड आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं. सो दिस यूनिट हैज अ रेजिस्टेंस. ओके,
सो व्हाट इज द करंट बाय ओम्स लॉ नाउ फ्लोइंग इन दिस सर्किट? तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो R प्लस RA हो गया। सही बात। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, measured value of current is less than the actual current. So measured current is less than actual current. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, एरर आ जाएगी अपने मेजरमेंट में। यस, तो हमने तो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिससे मुझे क्या पता चल जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने से सर्किट का करंट ही बदल गया। जैसे सपोज मुझे अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और मैं थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करूं, पता चले कि मेरा सच में जो बॉडी टेम्परेचर है वो कुछ और ही है, और थर्मोमीटर लगाने से मेरी बॉडी का टेम्परेचर बदल जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। उसे आप अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे क्या? नहीं। यस, तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि भाई अगर मैं I को I0 के बराबर लाना चाहूं तो मुझे RA की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 0। यस और नो? तो यहीं पे एक पॉइंट नोट करने लायक हमें मिल जाता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। नाउ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू गेट 0 रेजिस्टेंस। आप कितना भी अच्छा कंडक्टर यूज कर ले, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ही उसका सर्किट में। यस और नो? सो what we can do, we can minimize resistance. yes, और जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया था, यह फॉर्मूला आप यहां पे देख लीजिए, अगर मैंने शंट रेजिस्टेंस यूज नहीं किया होता तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एग्जैक्टली किसके इक्वल आता? RG के इक्वल। पर शंट रेजिस्टेंस यूज करने से आपका जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कम हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो शंट रेजिस्टेंस के दो फायदे हो गए, एक तो हमारे एमीटर का रेजिस्टेंस कम हो गया जो कि डिजायर्ड है, दूसरा उसने हमारे एमीटर की रेंज बढ़ा दी। पहले हमारा एमीटर सिर्फ कितना करंट मेजर कर सकता था? मैक्सिमम I0G, जो मोस्टली मिली एम्पियर्स में होता है। ओके, पर अब वो कितना मेजर कर सकता है? अब आप S की वैल्यू प्रॉपर पिक कर लो। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर साइड में आप देखेंगे तो वो फॉर्मूला था आपके पास I इज इक्वल टू RG प्लस S डिवाइडेड बाय RG इंटू S इंटू IG। ठीक है, तो I की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हो यहाँ पे? व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ करंट फ्रॉम एन एमीटर? ये भी आप साइड में जरूर लिखें। द मैक्सिमम जो आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पे वो आएगा RG प्लस S डिवाइडेड बाय RG S I0G। सही है। अब देखिए यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका ये जो Imax है वो किससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। यू कैन ओके, ये नहीं आएगा यहाँ पे, है ना? जस्ट करेक्ट दैट। सो अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं, आपका जो I है वो IG से बड़ा है। यस, I इज क्वाइट ग्रेटर देन IG हियर। तो शंट रेजिस्टेंस यूज करने के आपको दो फायदे मिल गए। एक तो आपकी रेंज बढ़ गई, पहले आप मैक्सिमम सिर्फ कितना मेजर कर सकते थे? I0G, पर आप मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं? I0G इंटू समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, सो नोट दिस फर्स्ट थिंग एंड देन राइट advantage of shunt resistance. Advantage of shunt resistance. तो पहला एडवांटेज, range of emitter can be increased. Range of emitter can be increased. अब बताओ इसकी रेंज कितनी हो गई? आप साइड में जरूर लिख लें कि जो रेंज हो गई वो 0 से कहां तक हो गई? आपकी Imax तक। और Imax मैंने उधर लिखा हुआ है आपके पास, वो है आपके पास RG प्लस S डिवाइडेड बाय S इंटू मैक्सिमम अलाउेबल करंट फ्रॉम द कॉइल विच इज I0G। सो अब आपकी रेंज ये हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, as resistance of an ideal emitter should be 0. Resistance of an ideal emitter should be 0. ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। क्यों? मैं आपको समझा दिया हूं। सो
द शंट रेजिस्टेंस कैन डिक्रीज resistance of emitter which is desired, can decrease resistance of emitter which is desired. ओके अब यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है एमीटर के बारे में मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. एमीटर हमेशा किस में इस्तेमाल करना चाहिए अपने को? सीरीज में, जिस एलिमेंट से करंट निकालना है. दूसरा, एमीटर सर्किट में कनेक्ट करने के लिए आपको चेक करना है कि वहां पे प्लस और माइनस कहाँ लिखा हुआ है. प्लस को हाई पोटेंशियल से और माइनस को लो से. मैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये आपको ध्यान रखना है. अब अंदर की बातें अपन ने इसमें की. हम वहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं पैरेलल किसके? कॉइल के या गैल्वेनोमीटर के. इससे रेजिस्टेंस ऑफ सेटअप डिक्रीज हो जाता है, रेंज ऑफ सेटअप इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, बट इन रियलिटी वी ट्राई टू मिनिमाइज the resistance of emitter as much as possible. Okay, let's solve a question here. लिखिए, a galvanometer having resistance 100 ohm gives full scale deflection when 1 milliampere current passes through it. 1 milliampere current passes through it. Find, full stop के बाद लिखिए, find shunt resistance required. Find shunt resistance required such that the emitter gives full scale deflection. Emitter gives full scale deflection for 10 amperes. For 10 ampere. अब इसका फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे. आप सिंपल याद रखिए, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिवीजन करना है. ठीक है. तो आपको पता है इनवर्स रेशियो में जाएगा. एक रेजिस्टेंस Rg है, दूसरा S है, टोटल करंट I है. तो आप फटाफट लिख सकते हैं Ig मस्ट बी S बाय S प्लस Rg इंटू I. ओके, पहचानिए नंबर्स को. तो आपको बोल रहा है पहले कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस, सी हैव ए गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 100 ओम. और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, मतलब कौन सा करंट आपको दे दिया उसने? I0G. कितना दे दिया? 1 मिली एम्पियर. अब आप इसे एक एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितना करंट रखे? 10 एम्पियर. तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना पड़ेगा आपको? एक छोटा सा रेजिस्टेंस S, तो जिससे कि आपका जो मैक्सिमम करंट है वो 10 एम्पियर आ जाए और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए कॉइल से I0G. ठीक है. इधर से IS जो बचा हुआ करंट है. ओके, इसका रेजिस्टेंस Rg है. तो आप फटाफट से फॉर्मूला लगा दीजिए. Ig इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला ये है अपने पास, Ig इज इक्वल टू S बाय S प्लस Rg. आप उल्टा भी याद रख सकते हैं. इंटू I, मैक्सिमम के लिए I0G इज इक्वल टू S बाय S प्लस Rg इंटू I max. सो आप रख दीजिए वैल्यू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू S बाय S प्लस 100 इंटू 10. तो आपको क्या मिल जा रहा है यहां से? इसे आप इधर ही भेज दीजिए. S प्लस 100 इज इक्वल टू 10 तो ऑलरेडी है, 1000 और आएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 S. 9999 S इज इक्वल टू 100. सो S आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 9. ठीक है, दिस मैनी ओम्स. तो ऑलमोस्ट इट इज 10 टू द पावर -2 ओम. ठीक है. सो दिस मच यू नीड द शंट रेजिस्टेंस. और भी चेक कर लीजिए कि आपके एमीटर का रेजिस्टेंस कितना बन गया है इसके बाद. तो आप इसे भी फाइंड करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट आपके पास 10 टू द पावर -2 ओम के ऑर्डर का आएगा. तो आप चेक कर पाएंगे कि ये 100 ओम था पहले, अगर आप डायरेक्ट यूज कर लेते
पर अभी आपके पास कितना हो गया 10 to the power -2 ohm. Okay, now let's talk about voltmeter. अब इसमें लिख लीजिए it is used to measure voltage across any element of the circuit. Second point, it should be connected in parallel to the element whose voltage is to be calculated. It should be connected in parallel to the element whose voltage is to be calculated. Now let us understand इसमें क्या क्या होता है. तो इसका डायल भी कुछ एमीटर के जैसा ही दिखता है मुझे, ठीक है. Here's the stopper, starts from 0, then you may have some 100, 200, 300 like that, and these are in volts. Okay, so this is how it looks like. अब एक किस किस से मिलके बना होता है ये समझ लीजिए. तो इसमें भी वही होता है, एक कॉइल यानी कि गैल्वेनोमीटर. ओके, अब डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में कुछ थीटा एंगल बनाएगा. जैसे आप कुछ करंट पास कराएंगे, इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द टॉर्क. तो मान लेते हैं हम इसमें कुछ करंट फ्लो करा रहे हैं और इसमें फ्लो होने वाला करंट को आप IG बोलेंगे. यस, मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस R0 कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में. मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमें इसे कनेक्ट करना चाहिए. ओके, और इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर. ऑलराइट, तो व्हाट विल हैपन, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं AB, I write VA minus VB is equal to V. It will be equal to what? IG RG plus R0. यही आएगा, ठीक है. एंड RG plus R0 को हम RV बुलाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर. ऑलराइट, तो आपके पास क्या आ गया फिर, जो रीडिंग है V वो आ गया आपके पास IG इंटू RV. और आपको पता है एस जो IG है, या ऐसे सोच लीजिए जो डिफ्लेक्शन थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, IG के. RV एक फिक्स नंबर होगा गिवन वोल्ट मीटर के लिए. तो आप क्या बोल पाएंगे कि आपका जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वोल्टेज के. या उल्टा ही बोल सकते हैं आप, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा के. यस, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन. और अब डिफ्लेक्शन आप डायरेक्टली किससे लिंक कर सकते हैं, वोल्टेज से. यस और नो. तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ा, आपको सिर्फ अपनी रीडिंग्स चेंज करनी पड़ी डायल के ऊपर. पहले एमीटर में थी और अभी आपने किस में लिख दी, वोल्ट में. दिस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन. तो सेम प्रिंसिपल मींस गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर तीनों एक सिंगल प्रिंसिपल पे काम करते हैं. और प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क. दिस इज द प्रिंसिपल. नाउ लेट्स रिटर्न बैक to the question, why am I using this extra resistance R0? Why not only this galvanometer? So the answer is very simple. There is a limit to IG. आपका जो IG है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, the maximum allowable current I0 G से. और अगर मैं R0 यूज ना करूं तो वोल्टेज जो आप मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं वो कितना मेजर कर पाएंगे, I0 G इंटू RG. ठीक है, अभी कितना मेजर कर सकते हैं आप, I0 G इंटू RV कर सकते हैं. तो पहला फायदा क्या हो गया, आपकी रेंज बढ़ गई. ओके, सो यू हैव इंक्रीज द रेंज ऑफ योर वोल्ट मीटर, जिसमें आप इसे यूज कर सकते हैं. दूसरा फायदा
आपको ध्यान से समझना है। आप वोल्ट मीटर को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो? यू आर यूजिंग वोल्ट मीटर इन सीरीज और पैरेलल टू द एलिमेंट, पैरेलल टू द एलिमेंट। सो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि why it is important to keep resistance of voltmeter as high as possible to minimize errors। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारी वहां भी मदद करता है, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए लिख लें यहाँ पे नोट करते टाइम दैट आर नॉट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। मतलब कैसे बनता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर कैसे बनता है? विद गैल्वेनोमीटर एंड ए रेजिस्टेंस हैविंग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू इन सीरीज। सो डू राइट द फुल स्टेटमेंट, राइट? वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, दैट इज कॉइल, with a high value resistance connected in series, with a high value resistance connected in series। और इसका कोई खास नाम नहीं है, जैसा कि पुराने केस में शंट रेजिस्टेंस बोलते थे, इसे हम कुछ नहीं बोलते। Now let me explain to you why resistance of a voltmeter should be kept as high as possible. Just concentrate here. Let us consider the old circuit only, जो मैंने पहले लिया था। I have a battery with some resistance and this is my load resistance and I am interested in finding voltage of the load resistance। So आप चेक कर लीजिए कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो क्या, वोल्टेज अक्रॉस आर डिवाइडेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों है ना। तो सीरीज इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, तो आप वी आर बाई वी आर को क्या लिख सकते हैं? आर बाई आर। तो आपके पास वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू विल हैव आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू वॉट ई, एज वेल एज इसे आप क्या लिख सकते हैं? आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू ई। दिस आर द एक्चुअल वोल्टेज यू हैव हियर। दूसरा तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिलहाल इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई नॉट फ्लो हो रहा है, तो आप वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर क्या लिख सकते हैं? आई नॉट आर। वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल आर क्या लिख सकते हैं आप? आई नॉट स्मॉल आर। यस, वेयर आई नॉट इज ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, एंड आप ऐड करेंगे अगर वी आर प्लस वी आर तो आपको ई मिलेगा। तो ये एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, यही मिलेगा आपको जो मैंने इधर लिख रखा है। अब ये तो हो गई आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज across this is I naught R. Yes, now let us understand how it will change if I use a voltmeter to measure this voltage। अब आप वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करोगे? in parallel to this element, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस RV and here is the battery, ये स्मॉल r। अब सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फर्स्ट थिंग, करंट चेंज हो जाएगा क्योंकि सर्किट का ओवरऑल क्या चेंज हो गया? रेजिस्टेंस। बिल्कुल भाई। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? सर्किट का नया रेजिस्टेंस हो गया भाई आर न्यू, वो हो गया अपने पास स्मॉल आर प्लस आर आर वी बाय आर प्लस आर वी। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना था सर्किट का? ओवरऑल ओल्ड रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ है आपके पास, इट वॉज आर प्लस आर। तो जो नया करंट है वो कितना हो गया? E डिवाइडेड बाय न्यू रेजिस्टेंस। आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया पहले से या कम हो गया? नया रेजिस्टेंस कम हो गया। लॉजिक, पहले स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर था और अब स्मॉल आर प्लस दिस टर्म है, एंड यू नो दैट दिस टर्म इज लेस देन कैपिटल आर एज वेल एज लेस देन आर वी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस और नो? सो व्हाट यू कैन से? You can say this new resistance is less than the old resistance. So this new current will be greater than old current. सही बात। तो अभी मैं VR के बारे में तो डायरेक्टली कमेंट यहां पे नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन लगेगी। सही बात है ना, क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा होगा।
पर इसके बारे में तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं सेकेंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए कैसे, व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ दिस वी स्मॉल आर? वी स्मॉल आर न्यू इज आई आर, एंड व्हाट वाज वी स्मॉल आर ओल्ड? आई नॉट आर। आई बड़ा, इसका मतलब स्मॉल आर जो है उसके अक्रॉस अब ज्यादा वोल्टेज आने लगा है। आई होप यू आर ओके टिल हियर। तो भाई वो किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि इन दोनों के अक्रॉस कुछ वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज, उनका समेशन किसके इक्वल होना चाहिए? ई के इक्वल होना चाहिए सर्किट में, क्योंकि वोल्ट मीटर और ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो एक फिक्स वोल्टेज ही है। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं, वी आर न्यू, और इसके अक्रॉस क्या है, वी आर न्यू। तो आपको ये तो पता ही है कि आपका जो वी आर न्यू है प्लस वी आर यानी स्मॉल आर न्यू है वो अब भी ई के इक्वल है किरचॉफ्स लॉ से। आप इसे इक्वेशन 2 बना दीजिए और यहां पे इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए। तो बाय 1 एंड 2 आप क्या फटाफट देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि ओल्ड वैल्यू ऑफ वी आर प्लस ओल्ड वैल्यू ऑफ वी आर इज इक्वल टू न्यू वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। क्या देख लिया भाई हमने कि वी आर न्यू इज ग्रेटर देन वी आर ओल्ड, यानी ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से बड़ा है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म इससे छोटा होगा, तभी तो बैलेंस होगी इक्वेशन। यस, तो मैं क्या लिख दूंगा अब आपको पता है, एस आपका जो वी स्मॉल आर न्यू है वो बड़ा है वी स्मॉल आर ओल्ड से। इट इम्प्लाइज कि आपका जो वी कैपिटल आर न्यू है वो छोटा होगा वी कैपिटल आर ओल्ड से। मुद्दे के बाद ये तो आप टर्म्स में उलझे ना, ये तो आप आराम से सोच लेना क्या हुआ। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं कि पहले कुछ रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था, कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, और ओवरऑल ड्रॉप का समेशन इसके इक्वल था। अब वोल्टमीटर यूज करने से सर्किट का रेजिस्टेंस गिर गया, सर्किट का रेजिस्टेंस गिर गया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। तो भाई अब इसके अक्रॉस पहले से कम हो जाएगा ना, क्योंकि समेशन तो ई होना है। सो बाय यूजिंग दिस वोल्टमीटर व्हाट यू डिड, बाय यूजिंग दिस वोल्टमीटर the voltage across the load resistance is decreased। क्या ये डिजायर्ड था? नहीं। यही हुआ था किस केस में भी, जब हमने एमीटर यूज किया था। हमने एमीटर जब यूज नहीं किया था तब कुछ करंट आई नॉट था, एमीटर यूज करने के बाद करंट क्या हो गया था, कम। यानी एमीटर जो रीड कर रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या रहेगा, कम। वोल्टमीटर जो रीड कर रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या रहेगा, कम। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो भाई डिजायर्ड नहीं है। हम तो चाहते थे कि सच में एक्चुअली जितना वोल्टेज हो उतना ही मेजर करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा। आपको अपना न्यू रेजिस्टेंस ओवरऑल किसके इक्वल रखना पड़ेगा सर्किट का, ओल्ड के। यस, दिस इज इक्विवेलेंट। इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू कैन मेंशन हियर इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट। ऑलराइट, सो अगर मैं इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा रखूं, इफ आई कीप दिस टू बी वेरी वेरी हाई, टू बी वेरी लॉजिकल, इसके बहुत ज्यादा हाई रखने से क्या इसमें से कोई करंट जाएगा? नहीं। सर्किट को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आई कैन टेल यू व्हाई। इस यूनिट का रेजिस्टेंस कितना देख रहे हैं आप, आर आर वी, आर प्लस आर वी। आप आर वी कॉमन निकाल लीजिए, यहां से नीचे से भी आर वी कॉमन निकाल लीजिए, तो आएगा आर डिवाइडेड बाई आर वी प्लस 1। यस, आर वी को अगर इनफाइनाइट ट्रेंड करा दो तो आर बाई आर वी विल टेंड टुवर्ड्स, मतलब ये टर्म किसकी तरफ टेंड करेगा, कैपिटल आर की तरफ। ये तो हम चाहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो इफ यू कीप दिस टू बी वेरी 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 हाई, यानी आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 0। तो I hope it is justified why we were using some high resistance in series to the coil to
benefits we are getting out of that. One, the range of voltmeter is increased. Another, the resistance of the setup is increased, which is desired also. Yes, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. Say if RV is tending to infinite, in that case R equivalent nu will be equal to R equivalent volt, and जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा? आपके एक्चुअल वोल्टेज के. ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लें. So you may skip this if you want to. एक ही लिख लीजिए. तो हमने कंपेयर किया है ओल्ड वोल्टेज एंड न्यू वोल्टेज के बीच में. तो आप यहां पॉइंट लिख लीजिए. एक, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर should be infinite. Resistance of ideal voltmeter should be infinite. Okay, and अब लिख लीजिए benefits of using high resistance in series to the galvanometer. Benefits of using high resistance in series to the galvanometer. First benefit, the range of voltmeter is increased. Range of voltmeter is increased. तो आप रेंज का फॉर्मूला भी लिख लें कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो कहां से कहां जा सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम तक जा सकता है, और आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो आप मेजर करेंगे वो आपका आएगा I नॉट G इंटू RV, where RV is equal to RG plus R नॉट. तो ये साइड में आप लिख लें. दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है, as resistance of a voltmeter should be as high as possible. Resistance of a voltmeter should be as high as possible. So the high resistance helps in increasing the resistance of voltmeter, helps in increasing the resistance of voltmeter. So if I use a comparison between ammeter and voltmeter, तो क्या क्या कंपैरिजन्स निकल के आएंगे अपने पास? पहला कंपैरिजन, उसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसे पैरेलल में वो करंट मेजर करता है, ये वोल्टेज मेजर करता है. वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के सेम है. ठीक है. हाँ, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करके किया गया. इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया? गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यूज करके. ठीक है. और फिर एक आइडियल एमीटर के लिए हम चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो, और एक आइडियल वोल्टमीटर के लिए हम चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो. तो ये सारी बातें हैं, ये अंतर है उनके बीच में. ऑलराइट, अदरवाइज आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क. सो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस पे भी. एक गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection. पुराना वाली गैल्वेनोमीटर है ये. full scale deflection for 1 milliampere current, for 1 milliampere current. Find the resistance needed to convert it into a voltmeter, which gives full scale deflection for 100 volt. Full scale deflection for 100 volt. तो आप डायग्राम बना लें ऐसे क्वेश्चंस में फटाफट से.
तो वोल्ट मीटर कैसा दिखेगा, गैल्वेनोमीटर एंड ए रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है विच इज आर नॉट आर जी, दिस इज योर वोल्ट मीटर, ओवरऑल रेजिस्टेंस आर वी। ठीक है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितना करंट सेंड कर सकते हैं, आई नॉट जी। तो आपको जो मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आई नॉट जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट। तो एकदम इजी सा है, आप कितना चाहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट, आई नॉट जी आपको कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 टू द पावर -3, आर जी आपको दिया गया है 100 ओम प्लस आर नॉट आप फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास आ गया इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो आपके पास आर नॉट कितना आ गया 10 टू द पावर 5 माइनस 100। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 5 ही आ गया ये भी, है ना। यू कैन राइट ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 5 ओम, एग्जैक्ट वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। और पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस भी कितना आ गया, वो भी किस ऑर्डर का ही आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का।